नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ तिशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की उपस्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता चैंबर और पार्किंग भवन का उद्घाटन किया गया, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि 680 करोड़ की लागत से चैंबर और पार्किंग भवन का निर्माण हुआ है। माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे, भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं कि अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये मॉडल अपने आप में है, ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं जब मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उन्होंने। वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे
तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ तो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चेंबर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का आप उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर भी वहां उपलब्ध होंगे, कार पार्किंग की सुविधा भी होगी। मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में देर रात अनुशासनहीनता की शिकायत पर केपी हॉस्पिटल में वार्डन ने बता दें कि बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रों पर डंडे बरसा दी है। घटना में छात्रों ने मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड किया तो रात गुस्साए छात्र वार्डन के खिलाफ कुलपति आवास पर धरने पर बैठ गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी वार्डन डॉक्टर दुष्यंत चौहान को हटा दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर केपी सिंह को केपी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी देते हुए मामले की जांच समिति की सिफारिश की गई है और इसी को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर, मैं SSU का छात्र हूं और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग SSU से कर रहा हूं। सर वहाँ पे मैं बाहर ही खड़ा था वाटर कूलर के पास, और सर वहाँ पे क्या हुआ कि सर DK सर हमारे जो वार्डन सर हैं उन्होंने आए और सर उन्होंने मतलब गाली देते हुए बच्चों को मारने लगे और ऊपर रूम में घुस के और कमरे में जितने सारे बच्चे बैठे थे या फिर जो भी एग्ज़ाम क्योंकि एंड हुआ था तो इसके वजह से, और वो सब लगे मारने, मतलब बच्चों को मारने लगे वहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से मारे हैं एकदम। कम से कम वही 1 फ्लोर के सारे बच्चे थे, 10-12 बच्चों के साथ ऐसा हुआ। सर कोई पूर्वांचल के हैं, जैसे इलाहाबाद, बनारस और कुछ बिहार के भी बच्चे हैं। कोई वजह नहीं थी, बस बच्चे जिससे एग्ज़ाम खत्म हुआ तो आपस में वो लोग खेल रहे थे वहाँ पे, मतलब पानी से थोड़ा बहुत खेले हैं, मतलब अब एग्ज़ाम खत्म होता है तो बच्चे थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, बस वही किए। इसके बाद उन्होंने कुछ मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसे आके उन्होंने लगे मारने। अब वही चाहते हैं सर इंसाफ हो बच्चों के साथ, और क्या। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव के नगर पालिका गंगा घाट के जल कल कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यालय की टेबल पर कई खाली बियर की बोतलें रखी हुई हैं। बता दें जल कल विभाग का ऑफिस शराब पीने का अड्डा बन चुका है। वहीं मामले में जब पालिका के ईओ ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो यह मामला और भी ज्यादा भयावह हो गया। बहराइच के महसी क्षेत्र स्थित बागेश्वरी मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को कुछ अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। खंडित मूर्तियों को बता दें कि इलाकाई पुलिस ने जबरन विसर्जित करा दिया है, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की है और ऐसे में मंदिर के पुजारी ने मामले में कार्रवाई न होने की दशा में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बता दें कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सभा खसाब मोहम्मदपुर की बागेश्वरी माता मंदिर है। यहाँ सुबह मूर्तियाँ टूटी थी। कितने बजे मूर्तियाँ टूटी मिली हैं आपको? 10 बजे।
उसके बाद यहाँ पे FO साहब और दरोगा और यहाँ की जो स्टाफ थी, यहाँ तक SDM साहब भी आए हैं, पर पीछे जो रह रहे हैं ST कास्ट के लोग, उन्होंने ही यहाँ पे उत्पात मचाया है, सारी मूर्तियों को खंडित किया है। और ST कास्ट के यहाँ पे SDM साहब होने के कारण उन्होंने मुझे कई प्रकार की धमकियाँ देते हुए जेल में डालने की सूचना हमें धमकी दी है। थाना रामगांव के ग्राम खशहा मोहम्मदपुर के पास बलवापुर चौराहे के निकट एक गांव से दूर एक मंदिर स्थित है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में मूर्ति खंडित कर दिया गया था। उक्त खंडित मूर्ति को ग्राम वालों ने आपसी सहमति से सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। वर्तमान में वहां पर नई मूर्ति लगाए जाने की कार्रवाई चल रही है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। शामली में पुलिस और 25,000 रुपए के नामी दुष्कर्मी एहसान के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, मुठभेड़ में गोली लगने से दुष्कर्मी घायल हो गया। बता दें, आरोपी एहसान ने 2 दिन पहले 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। एक दिन पहले 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुके थे। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। कब्जे से आरोपी के पास एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद कर लिया है। ये मुठभेड़ बता दें कि झिझाना थाना क्षेत्र के कैराना रोड पर हुई है। 22/29 की रात में, देर रात में एक महिला के साथ कुछ लोगों के द्वारा रेप किया गया था, जिसमें 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। कल 4 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो घायल हुए थे 3 अभियुक्त, जिनको CSC में भर्ती कराया गया था। ये चौथा था जो फरार था और इसकी घेरेबंदी के प्रयास किए जा रहे थे। टीमें हमारी लगी हुई थी। इस पर 25,000 का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। आज जानकारी प्राप्त हुई पुलिस टीम को कि ये कराना से ये हरियाणा जाने की फिराक में अभियुक्त है और पैदल ही जा रहा है। इसकी सूचना पे हमारी टीम ने घेराबंदी जब करी है तो पुलिस के ऊपर इसने फायर किया। पुलिस ने जब गोली चलाई है, इसको चोट लगी है पैर में, हालत सामान्य है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका नाम है अभियुक्त एहसान उर्फ आमिर पुत्र नसीम। ये माता खेड़ी, ये सहारनपुर का है। इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है CSC ऊन में, जिसकी हालत सामान्य है, सेहत विवेचना प्रचलित है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। जी, अभी एक अभियुक्त फरार है। उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम जल्द उसको भी गिरफ्तार करने की स्थिति में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बोडिया अंतर्गत गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। 2 लोग गंभीर रूप से मुठभेड़ में घायल हुए हैं और जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित पक्ष की तहरीर के अनुसार उसके पड़ोसी की ओर से उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर यहां पहले भी मुकदमा दर्ज कराया गया। माना जा रहा है कि जान से मारने की धमकी अब लगातार उसे मिल रही थी। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोडिया अनंत में 2 पट्टीदारों में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट करते हुए वीडियो प्राप्त हुआ है। पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर प्राप्त कर तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में किसान ने अपने खेत की रखवाली के लिए खेत के किनारे 440 वोल्ट का करंट लगा दिया, जिसके चलते 2 बेजुबान जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। लोगों की माने तो व्यक्ति के इस कृत्य के चलते किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जो ये 2 लील गाय मरी हुई हैं, ये खेत के चारों तरफ फुल्ला तार दौड़ी हुई है और जो जिनका खेत है वो चारों तरफ इसमें अपने समरसेबल से करंट दौड़ा देते हैं 440 वोल्ट का। इसमें कई और दुर्घटना भी हो सकती है, कोई आदमी भी मर सकता है या इसके चपेट में आ सकता है। ये लील गाय रात को मरी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार। के कौशाम्बी में इन दिनों किसान अपनी खेत की रखवाली के लिए खेत के चारों तरफ खंभे गाड़कर उसमें तार बांध देते, जिसमें
कि 440 वोल्ट का क्रेन दौड़ा देते हैं, जिससे अपनी खेती की रखवाली के लिए, जिससे उनकी फसल नष्ट न होने पाए। इसी तरह कई बेजुबान जानवर होते हैं जो कि मौत हो जाती है उनसे क्रेन की चपेट में आने से। एक ताजा मामला बता दें, शहरी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर का है, जहां एक ग्रामीण ने लिखित शिकायत से आरोप लगाया है, जो शिकायत किया है वन विभाग अधिकारी से, कि इसमें गांव के ही रामापति नाम के किसान है, जो अपने खेत की रखवाली के लिए चारों तरफ तार बांध करके 440 वोल्ट का क्रेन दौड़ा रखे, जिसमें कि 2 नीलगाय की मौत हो गई है, जो बेजुबान जानवर है। बता दें, इसी को लेकर उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और कहीं न कहीं देखा जाए कि ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं अगर कोई मनुष्य क्रेन की चपेट में आता है तो उसके भी मौत हो जाए। इसी को लेकर उन्होंने इसकी एक जिम्मेदार अधिकारी से गुहार लगाया है कि इसको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी HNN न्यूज के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामपुर से, जहां पर रामपुर के कोतवाली टांडा में नौजवान युवक बड़े पैमाने पर सोना तस्करी का कारोबार कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो घर घर जाकर लोगों के पासपोर्ट का सत्यापन करेगी और ये जांच करेगी कि पासपोर्ट कब बना है, कब पासपोर्ट अब पूरी तरीके से रिन्यू होगा और कितनी बार इस पासपोर्ट से यात्रा करी जा चुकी है। सोना तस्करी के मामले में अब हाल ही में मुरादाबाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा का सोना और उसके कैप्सूल्स बरामद हुए हैं। देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी मुरादाबाद में भी ये टांडा क्षेत्र के निवासी पकड़े गए हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इनके द्वारा सऊदी क्षेत्र में भ्रमण किया गया है। स्थानीय स्तर पर एक टीम गठित की गई है, जिस टीम के द्वारा यह जांच की जाएगी कितने लोगों के पासपोर्ट बने हैं, उनका बाहर जाने का उद्देश्य क्या है। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा इकट्ठा की जा रही है और उसके बाद उसके एनालिसिस कर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा निगरानी की जाएगी और नियमानुसार विधिक कार्रवाई संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा। देखिए, जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है तो आदमी को जाने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एक बार जानकारी किया जाएगा कि फ्रीक्वेंट मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम बीट कांस्टेबल से लेकर बीट सब इंस्पेक्टर के माध्यम से भी इन चीज़ों की जानकारी करेंगे। चूँकि कुछ चीज़ें प्रकाश में आ रही है तो उसी के आलोक में हमारे द्वारा ये जानकारी जुटाई जा रही है। बांदा में केन नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो कि बता दें कि बदेहू का रहने वाला था। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के केन नदी में सुबह के समय हुई है। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने कृष्णा को डूबते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने कृष्णा को नदी से बाहर निकाला। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मेडिकल परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। हरदोई से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बारातियों से भरी अर्टिगा कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे में डॉक्टर्स ने बताया कि कई की हालत बेहद नाजुक है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बारात मझला थाना क्षेत्र से कुसुमा गांव जा रही थी। थाना पाली के मोहल्ला पटिया नीम से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मझला के ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार भुप्पापुरवा मोड़ थाना मझला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल CHC शाहाबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
सीधे आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर अहिल्याबाई होलकर जयंती को लेकर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी द्वारा शिरकत की गई है। सीएम धामी सभी को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी ऑलरेडी विनोद तावड़े जी ने बताया। अगर हम बात करें, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराजा सुहेलदेव हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सभी विभूतियां इतिहास की अमर विभूतियां हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहाँ के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल शासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनर्निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफ़ी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों का निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के काशी कॉरिडोर का विस्तार हो, नया बनना हो, या महाकाल लोक का निर्माण हो, ऐसे अनेकों कार्य हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। और सच में इतने विस्तार से सारे वक्ताओं ने बात कर दी है, उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। और मैं इतना ही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को
आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।